राहुल सौमित्र। आज बात महामारी में बदहाल पड़े सीएचसी और पीएचसी के साथ साथ झांसी में मासूम बेसहारा बच्चों की और मेरठ में अनाथ हुए बच्चों की भी होगी, जिनका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। और अब विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष यानी सरकार ने इस महामारी काल में ठीक से काम नहीं किया है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होगी दिन भर दिल्ली में। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। झांसी में भारत समाचार की खबर का असर हुआ है। झांसी के बिजौली गांव के शारदा नगर में माता पिता की मौत के बाद बेसहारा हुए बच्चों की मदद के लिए भारत समाचार की टीम आगे आई। अब भारत समाचार की टीम के आगे आने के बाद जिला प्रशासन भी पीछे पीछे आया और साथ ही साथ कुछ समाज से जुड़े लोग भी इनके साथ आ रहे हैं और बच्चों की मदद कर रहे हैं। ये घर में बच्चे को लगाए बैठी, कुछ नहीं है, तो आत्मजूरी वाले हैं बेटा। हम लोग तो पोछा करे आती, जूठन बर्तन ले आती, अपने बच्चों को खिलाती। कहा है मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। कोरोना की मार ने न जाने कितने घरों में मातम ला दिया। ऐसा ही एक परिवार झांसी का है। इस परिवार पर कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि माँ बाप का साया इन मासूम बच्चों के ऊपर से हट गया। मासूम बच्चे अब अपनी दादी के साथ रहते हैं और दादी झाड़ू पोछा करके इन बच्चों का पालन पोषण करती है। कोरोना की मार से उजड़ा परिवार। कोरोना ने बच्चों को किया बेसहारा। पहले पिता फिर माता का छिना साथ। दादी के भरोसे मासूम बच्चों की जिंदगी। भारत समाचार ने की मासूम बच्चों की मदद। भारत समाचार वालों हमारी मदद हुई है। हमारे घर बहुत से लोग आए हैं हमारी मदद करने, उनके लिए धन्यवाद। झांसी में इन मासूम बच्चों के सर से माता पिता का साया उठने के बाद इन बच्चों का पालन पोषण तक खतरे में आ गया था, जिसको देखते हुए भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा ने इस परिवार को सहारा दिया और इन तक जरूरी मदद पहुंचाई। हमारे बहुत ब्रजेश मिश्रा जी जो भारत समाचार के मालिक हैं, उन्होंने इन लोगों के लिए कोई सुविधा दी है और इनके लिए हमेशा के लिए कोई भी परेशानी होगी वो इनकी सेवा करते रहेंगे। लेकिन भारत समाचार की मुहिम के तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम एनजीओ हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। दादी, आपको भारत समाचार के लिए क्या कहेंगे? जो कहेंगे भाई उसको धन्यवाद है भाई, उनको साहब को, मेरे को, मेरे बच्चे पल जाए। बहुत सहायता करी उन लोगों ने, बस मेरे बच्चे पल जाए। अच्छा बेटा, भारत समाचार के लिए क्या कहेंगी बेटा? थैंक यू। क्या बोलेंगे आप? तुम्हारी मदद हुई है, क्या बोलेंगे? हाँ, हमारी मदद हुई है। हमारे घर बहुत से लोग आए हैं हमारी मदद करने, उनके लिए धन्यवाद। किसने की है? भारत समाचार वालों ने। क्या मदद की है? उन लोगों ने राशन भी दिया और हमें पैसे भी दिए और मेहरबानी भी की। भारत समाचार की खबर का असर पीड़ित के घर पहुंचा, जहां झांसी के जिला अधिकारी आंद्रा वामसी के निर्देश पर अधिकारी नंदलाल अपनी टीम के साथ मृतक शेखर के परिवार से मिलने पहुंचे और शेखर के एक बेटे, 2 बेटी और उसकी मां से मुलाकात की और सरकारी योजना के तहत इस परिवार को 4000 रुपए प्रति बच्चे को सरकार से मदद दिलाने की बात कही। सबसे पहले तो आप ही के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारे जिला प्रशासन को जानकारी मिली। माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय सीडीओ सर ने तुरंत हमें भेजा यहाँ कि आप जा कर के बच्चों को देखिए। तो अभी 2 जून को एक योजना शुरू हुई है जिसे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम से जानते हैं। उस योजना के तहत प्रति बच्चा 4000 रुपया महीना 18 वर्ष की उम्र तक दिया जाएगा और कक्षा 9 से ऊपर अगर ये व्यावसायिक शिक्षा में जाते हैं तो इनको लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। और ऐसे बच्चियों की जब शादी होगी तो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से 1,01,000 रुपया एक बार में दिया जाएगा। भारत समाचार की दमदार खबर का असर कई समाज सेवी संगठनों तक पहुंचा, जिससे पीड़ित परिवार की मदद के लिए अब कई संगठन आगे आ रहे हैं और पीड़ित परिवार की मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
कोरोना महामारी में बेशुमार जाने गई हैं, अनगिनत परिवार बर्बाद हो गए हैं। पहले तो हजारों लाखों परिवारों ने अपनों को खोया, अब इन बेचारों के आगे जिंदगी एक चुनौती बनकर रह गई है, क्योंकि इनके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, इनका भविष्य अंधकारमय है। इन आंसुओं को देखिए, इनमें छिपे दर्द को महसूस कीजिए। ये वो दर्द है जो ताउम्र कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके जख्म शायद कभी भर नहीं पाएंगे। ये उस माँ के आंसू है जिसने अपने बेटा और बहू को कोरोना संक्रमण के चलते खो दिया। यतेंद्र चौहान बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल में चपरासी थे, जो पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए। उनकी पत्नी भी उनसे संक्रमित हो गई। माँ बाप को इलाज मिल सके, इसके लिए इनकी 2 बड़ी बेटियां अस्पतालों के चक्कर काटती रहीं, लेकिन ना तो बेड मिला और न ऑक्सीजन। और इलाज के अभाव में पहले पिता की मौत हुई और फिर माँ अनुज ने ऑक्सीजन न मिलने पर रिक्शे में ही दम तोड़ दिया। जब इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी पापा की, तो उससे आने के बाद पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो हम पापा को सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे। फिर वहाँ से मेरठ रेफ़र कर दिया था मेडिकल में। फिर वहाँ पे इतने चाचू पेपर वेपर बनवा रहे थे, तो पापा ने दम तोड़ दिया था। पहले मम्मी को हम धर्मपाल के लेके गए, वहाँ पे बोला कि इन्हें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम एडमिट नहीं कर सकते। तो कमल हॉस्पिटल में लेके गए, फिर वहाँ पे कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, हम नहीं कर सकते एडमिट। फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे ऑटो में ही मम्मी ने दम तोड़ दिया था। प्राइमरी स्कूल में चपरासी की नौकरी करने वाले यतेंद्र चौहान इसी घर में रहते थे। ये घर उनका अपना नहीं है, किराए का घर है और बरसों से इसी घर में उनका परिवार रहता था। ये खुला हुआ आंगन और ये जलता हुआ चूल्हा, यही साधन है रोजी रोटी का और इसी पर रोटी पकती थी। ये पूरा जो खुला हुआ सामान आप देख रहे हैं, ये सारा सामान जो मकान मालिक हैं उनका है और ये जो 2 कमरे हैं यहीं पर पूरा परिवार रहता था। अब जब कि वो दोनों चले गए हैं इस दुनिया से, तो ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेवारी बूढ़ी माँ के ऊपर है। उनको एक छोटी सी पेंशन मिलती है, उसी के सहारे इन बेटियों का खर्चा, उनकी पढ़ाई लिखाई, इस घर का किराया और बहुत सारे खर्चे जो जीवन में ज़रूरत होते हैं, वो सब अब बूढ़ी माँ के कंधों पर जिम्मेवारी आन पड़ी है। ये घर अब वीरान हो चुका है। यतेंद्र और अनुज की तीनों बच्चियां अनाथ हो चुकी हैं। अब इन बेटियों की जिम्मेदारी यतेंद्र की बूढ़ी माँ पर आ गई है। उनकी छोटी सी पेंशन परिवार के जीवन यापन का इकलौता साधन है। नाबालिग होने के चलते अभी किसी बेटी को पिता की नौकरी नहीं मिल सकती और नौकरशाही अनाथों की तलाश में अभी तक इस घर की चौखट पर आ नहीं सकी। नियति कितनी क्रूर हो सकती है, ये इन बच्चों की जिंदगी देखकर समझा जा सकता है। उस पर पत्थर दिल अफसरशाही जिसने इन बच्चों के माता पिता की मौत के इतने दिन बाद भी इस दरवाजे तक आना सही नहीं समझा। और ये बच्चे आज भी अभावों में हैं, बहुत मुश्किलें हैं इनके सामने। बहुत सारे सपने थे जो टूट गए हैं, वो सपने शायद ही पूरे हो पाएँ, लेकिन हौसला है जीने का, उसी के सहारे ये जीवन बना हुआ है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। महामारी दुनिया को इतना दर्द दे जाएगी, इसका अंदाजा हम में से किसी को नहीं था। कोरोना ने परिवारों पर इतनी क्रूरता दिखाई, इन परिवारों को कहीं का नहीं छोड़ा। अब इन बेचारों की मदद के लिए जिम्मेदार आगे नहीं आ रहे हैं। मैं उनसे यही चाहती हूँ, मेरे बच्चों के लिए वो कुछ कर दे, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, बस उनका यही सपना है। उस परिवार के दर्द का अंदाजा आप शायद नहीं लगा पाएंगे, जिस परिवार का अकेला सहारा इस कोरोना काल की भेंट चढ़ गया हो। ऐसा ही एक परिवार बरेली के रविकांत का है। रविकांत ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन कोरोना ने उनके परिवार की खुशियों को ग्रहण लगा दिया। रविकांत की मौत के बाद उनका पूरा परिवार टूट चुका है।
रविकांत के जाने के बाद उनकी पत्नी, बेटी और बेटे के आंसू थम नहीं रहे। इस परिवार का अब कोई सहारा नहीं बचा। पापा थे, मेहनत करके कमा के लाते थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे, सिर्फ हम ही को पढ़ाए थे और कोई वो नहीं थी कि मतलब ऊपर शौक कर रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे थे। अब वो है नहीं तो पता नहीं कैसे होगा सब। याद आती पापा की? वो तो आती है। बहुत सपने देखे थे आपको लेकर। जी, मेरी बेटी पढ़ जाए तो ये कुछ बन जाए, अब यही सहारा है भाई, बाकी मुझे नहीं पता कैसे होगा। मैं उनसे यही चाहती हूँ मेरे बच्चों के लिए वो कुछ कर दें, मेरे बच्चे पढ़ जाएं, बस उनका यही सपना है। अब ये परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार इनकी मदद करे ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख सकें। रविकांत दिन रात ऑटो चलाता था। उसका एकमात्र सपना था कि उसके बेटे और बेटी पढ़ लिखकर अच्छे इंसान बने, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। पढ़ाई तो दूर, अब 2 जून रोटी के भी इनके लिए लाले पड़ गए हैं। ऐसे में योगी सरकार से ये परिवार अपील करता है कि योगी जी उनकी मदद के लिए आगे आए। फर्रुखाबाद में भी कोरोना इस कदर हावी हुआ कि एक ही झटके में कई जिंदगियां उजाड़ गया। फर्रुखाबाद के भोपत पट्टी की रहने वाली नन्ही देवी ने कोरोना संक्रमण के चलते पहले तो अपने पति को खो दिया। अपने पति की मौत के सदमे से वो बाहर नहीं आ पाई कि कुछ ही दिनों के बाद उनके दोनों बेटे सचिन और रचिन की भी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। पति और दोनों बेटों की मौत के बाद परिवार में नन्ही देवी, 2 बहुएं और उनके 5 छोटे छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा और अब तक इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इन लोगों के आगे पूरी जिंदगी एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई। उनके पापा खत्म हुए, फिर छोटे लल्ला, फिर बड़े लल्ला, तो तीनों लोग बीच में ना सब खत्म हो गए। अब आपके घर में कौन कमाने? कोई नहीं कमाने वाले है, खाली बच्चा है। हम 3 साल होंगे बस। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, हम 3 जन साथ होंगे बस, कोई कमाने वाला नहीं। परिवार में पूरा महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए अलग से किसी योजना की घोषणा नहीं की गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी भरत प्रसाद ने बताया कि सत्यापन के बाद शासन को निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। जनपद फर्रुखाबाद में 46 बच्चे ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनके अभिभावकों की मृत्यु हो चुकी थी। हमने उनका सर्वे करा लिया है और उनकी ऑनलाइन फीडिंग भी कर दी है। अभी उन 46 बच्चों का SIR तैयार किया जा रहा है। जैसे SIR तैयार हो जाएगा उसको भी हम फीड कर देंगे और जैसा निर्देश होगा शासन का उसी के अनुसार उनको हम लाभान्वित करेंगे। अभी तुरंत तो हमारे पास ऐसा कोई निर्देश नहीं मदद करने का, जो भी निर्देश आएगा शासन करेंगे। फिलहाल अभी हम SIR तैयार करा रहे हैं, फीडिंग करा रहे हैं। कोरोना काल में बर्बाद हुए इन परिवारों का कोई सहारा नहीं है। ऐसे में ये टूटे बिखरे लोगों की सरकार से गुहार है कि इनकी मदद के लिए आगे आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कौशाम्बी के नेवारी गांव का एक परिवार पिछले 10 साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन AC में रहने वाले साहब एक भी नहीं सुन रहे हैं और परिवार बेबस डर से हर दिन गुजारने को मजबूर है। ये मासूम बच्चियां कुछ बोल नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, अपनी पीड़ा तक शब्दों में बता नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने इनकी पहले ही आवाज छीन ली है और अब अधिकारी इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न दिव्यांग का प्रमाण पत्र बना और न ही किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है। हंजनपुर ब्लॉक के नेवारी गांव का रहने वाला परिवार पिछले करीब 10 साल से सामुदायिक भवन में जिंदगी गुजार रहा है। ये कोई कब्जा नहीं है, ये परिवार की बेबसी, लाचारी और अधिकारियों की उदासीनता ही है। ये 3 मूक बधिर बच्चियों संग परिवार सामुदायिक भवन में रह रहा है। हमारे घर कहाँ साहब जो है, इसी में रहते हैं 10 साल से। 2 प्रधान गुजर गए, न कोई हमारे वो है, न सहारा है कुछ जो है, न देने के जो है। 2 प्रधान गुजर गए, रहने को वही नहीं ना जो है। परिवार का मुखिया TB का मरीज है जो मजदूरी करता है। परिवार बीड़ी बनाकर अपना जीवन यापन करता है। 3 बेटियां ना तो कुछ सुन सकती हैं और ना ही कुछ बोल सकती हैं। सरकारी घर में रहते हैं, लड़के हमारे बीड़ी बनाते हैं,
हम जो है टीबी के मरीज हैं साहब, जो है काम धाम नहीं कर पाते। 5 लड़के हमारे, 3 गूंगी लड़की हमारी हैं साहब। दिव्यांग होने के बाद भी परिवार को किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं को मदद चाहिए, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। परिवार बच्चों को लेकर कहां जाएगा, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। कौसाम्बी से भारत समाचार के लिए मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। और अब भारत समाचार आपको हॉस्पिटल की हकीकत दिखाएगा। ये वही हॉस्पिटल है जो अस्तबल बने हैं, कूड़ा घर बने हैं। सोचिए, अगर ये अस्पताल आज काम कर रहे होते, यहाँ डॉक्टर होते, तो ये स्थिति ना होती जो प्रदेश की हो गई। प्रदेश में चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था होने के दावे किस हद तक सही है, इसकी पड़ताल भारत समाचार की टीम लगातार कर रही है। हमारी इस पड़ताल में सरकारी दावे कितने सच हैं और कितने झूठ हैं। हम सिर्फ एसी कमरों में बैठ के बात नहीं करते, ग्राउंड पर जाते हैं और आपको हकीकत दिखाते हैं। कोरोना महामारी में जहां सरकार ने बेहतर इलाज और स्वास्थ्य व्यवस्था के झूठे दावे और लोगों के साथ छल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के जिला अस्पतालों की बदहाल सूरत ने सरकार के छल, फरेब और झूठ से पर्दा उठा दिया। बदायूं के बेहटा गुसाई स्थित एडिशनल पीएचसी का हाल ये है कि यहाँ पर मरीज को नहीं बल्कि अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ शौचालय में दरवाजा तक नहीं। लगभग 50 दिनों के बाद सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के बीच ओपीडी सेवाएं शुरू की गई, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था अभी तक चुस्त दुरुस्त नहीं हो पाई। अगर कोई जनता आती है दवा लेने, कहाँ बैठेगी? कोई बेंच पड़ी है, डॉक्टर 2 कुर्सी बैठे हुए, ना कोई टेबल है ना कुछ है। जनता कहाँ बैठेगी? कोई बेड पड़ा है इसमें? अगर कोई मरीज आ जाए तो है, उनको पता चल जाती है, कोई आएगा जांच वाला। अभी सरकार ज़्यादा सख्ती दिखा रही है, तो एक कभी आ जाते हैं 11 बजे, घंटे 1.5 घंटे बैठे, बाकी डॉक्टर कम ही रहते हैं, कंपाउंडर वगैरह एक यहाँ पे लड़का रहता है। भारत समाचार की टीम पहुंची है बदायूं के बेहटा गुसाई गांव में, और यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ मौजूद हैं। अस्पताल के हालात दिखाना चाहेंगे तो अस्पताल परिसर की जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे होंगे, तमाम घास जो है, बड़ी बड़ी घास उगाई है अस्पताल परिसर में। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बस से बदतर है। ये तस्वीरें भी बदायूं से ही हैं, जहां उघैती थाना क्षेत्र के करणपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जिसके चलते लोगों को दवा के लिए बिसौली, इस्लाम नगर या फिर झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। फिलहाल गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ जब से अस्पताल बना है तब से कोई भी डॉक्टर नियमित रूप से नहीं आया। बिल्डिंग में उपले, भूसा, गेहूं आपको देखने को मिल जाएगा। करणपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो अपनी बदहाली पर रो रहा है। यहाँ आज तक कोई भी अधिकारी कार्य करने के लिए नहीं आया, बल्कि अब केवल औपचारिकता पूर्ण करने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं सामने टंकी है, लेकिन टूटी हुई है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सामने लाइट की व्यवस्था है, लेकिन अस्पताल में लाइट नहीं है। यहाँ जो उपकरण हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जब मरीज आते हैं बिना दवा के लौट जाते हैं। कि जहाँ जो भी अधिकारी तैनात हैं कई वर्षों से यहाँ आते नहीं हैं, कभी बाई चांस आए होंगे, वो अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए आए होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ इसकी बिल्डिंग की जो स्थिति है वो कितनी ख़राब है। यहाँ पशु भूसा ये सब स्थिति आपके सामने है, ये उपले जो यहाँ पे पाते जाते हैं। वहीं सिद्धार्थ नगर के रसूलपुर की पीएचसी का हाल तो बेहाल हो गया है। पीएचसी की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, फर्श टूट चुकी है, खिड़की और शीशों का पता नहीं और बाउंड्री धराशाही हो चुकी है। आपको बता दें कि अब तक यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं से लोग वंचित हैं। आज की तारीख में तो बिल्डिंग की कंडीशन भी खराब होते जा रही है और मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे कुछ भी गांव वालों को नहीं मिल पा रहा। इस हॉस्पिटल से लगभग मेरे हिसाब से 62 से 64 गांव का फायदा है, मगर इस अस्पताल में कोई काम नहीं हुआ। बहुत फायदा मिला और खुलते नहीं तो कौन फायदा है। पिछली बार जब बसपा की सरकार थी उसी के टाइम पे ये बना हुआ है, और तब से जब से ये बना हुआ है आज तक 13 साल के करीब हो गया है। 13 दिन के लिए भी एक डॉक्टर नहीं आया। डिप्टी सीएमओ के माध्यम से और बाकी लोगों के माध्यम से मुझे इसकी जानकारी हुई है, और मैं जल्द ही कोई किसी न किसी चिकित्सक की व्यवस्था करके वहाँ भेजकर इसको चलाने की कोशिश करूँ।
के रसूलपुर गांव में हम खड़े हैं, जहां पर न्यू पीएचसी का निर्माण किया गया। निर्माण के बाद में जिम्मेदारों ने यहां की सुध लेनी जरूरी नहीं समझी। यहां पे हॉस्पिटल तो बना है लेकिन डॉक्टर आज तक नहीं आए। बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज स्वास्थ्य केंद्र के तहत बने एनएम सेंटर नरवा पीताम्बरपुर और बुढ़ाईपुर की है, जो आज अपनी बदकिस्मती पर रो रहा है। प्रदेश की पुरानी और मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के बेहतर व्यवस्था के लिए पानी की तरह पैसा बहाया और ग्राम सभाओं में महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य व टीकाकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके एनएम सेंटर बनवाए, जो आज तक चालू नहीं हो सके और देखते देखते ये खंडर में तब्दील हो गए। भवन तो कहने के लिए एनएम सेंटर है, लेकिन इसका निर्माण और इसका सुचारू रूप से संचालन दोनों ही बहुत घटिया रहा है। संचालन कभी हुआ नहीं, निर्माण भी बहुत घटिया रहा है। ये देख सकते हैं आप, दीवार ऐसे ठोकने से गिर जाती है और बची खुची जो चीज़ें हैं आप देख ही रहे हैं, इसका खस्ता हाल। यूपी की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर जिम्मेदार कब ध्यान देंगे और कब गांव के गरीबों को इलाज मिल पाएगा, ये अब बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हम करते हैं सलाम टैक्स पेयर्स को, जो आत्मनिर्भर भारत को गढ़ने में देते हैं अपना अमूल्य योगदान। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके कंधे से कंधा मिलाकर 7 जून 2021 से ला रहा है नया वेब पोर्टल www.income